भारत में तीसरी लहर का अंदेशा, सावधान रहने की चेतावनी। देश में दूसरी लहर कमजोर पड़ी, लेकिन फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। केरल ने बढ़ाई चिंता, बना कोरोना का गढ़। देश में 54 जिलों में 10% से अधिक संक्रमण दर। तीसरी लहर को लेकर सरकार और एक्सपर्ट्स दे चुके हैं चेतावनी। एक्सपर्ट्स की आशंका, तीसरी लहर बच्चों को पहुंचाएगी ज्यादा नुकसान। कुपोषित बच्चों को कोरोना का खतरा ज्यादा। देश में करीब 10 लाख बच्चे कुपोषित, तीसरी लहर का कैसे करेंगे सामना? आईसीएमआर की राजस्थान में पिछले महीने करवाई गई सीरो सर्वे रिपोर्ट का खुलासा। प्रदेश के 76% लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी। एक्सपर्ट्स की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी, सब कुछ खोल देना ठीक नहीं। तीसरी लहर का कितना खतरा? स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। मौजूदा समय में केरल में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब यहां आशंका सताई जा रही है कि क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर केरल से शुरू होने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और एक्सपर्ट्स की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, कोई भी लापरवाही ना बरतें। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद राज्यों ने बहुत सी ढील भी दे दी, जिसके बाद बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। इन सबके बीच सीरो सर्वे से राजस्थान को राहत मिलती दिख रही है। यहां 76% आबादी में एंटीबॉडी मिला है। फिर भी तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर समीर, मैं अपने दर्शकों को यहां ये बता दूं कि ये जो सीरो सर्वे है ये बताता है कि उस क्षेत्र में कोरोना वायरस कितना फैला। इससे यह भी समझा जाता है कि जनसंख्या में कितने लोग संक्रमण के संपर्क में आए, उनके रक्त के नमूने लिए जाते हैं, टेस्ट होते हैं और फिर उसका निचोड़ निकालकर एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश होती है। अब जो सीरो सर्वे आया है उससे जुड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर समीर। देखिए, आपको राजनीति पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन इलेक्शन टाइम पर रिजल्ट तो आप भी जानना चाहते होंगे डॉक्टर समीर। ऐसे में जब ये लोकतंत्र का महापर्व चालू होता है तो आप हो सकता है एग्जिट पोल्स देखते हो, जिस पर कई चैनल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमारे आंकड़े कितने सही निकले, और कई दबी जुबान में फिर उन्हीं एग्जिट पोल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को नकारने का सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो ये कि इतने से सैंपल से इतने बड़ी चीज का पता कैसे लगा सकते हो आप। अब मैं यही कह रहा हूं कि सीरो सर्वे का सैंपल साइज इतना छोटा है और बर्बादी का दायरा इतना बड़ा कि हम राहत की सांस कैसे लें? बिल्कुल, देखिए, सीरो सर्वे एक प्रकार का एक मेथडोलॉजी है कि ठीक है, एक हमने प्रिडिक्ट किया कि ये चीजें होने की संभावना हो सकती है। हर चीज हम पूरी स्ट्रेटजीज अपनी सीरो सर्वे के अनुसार नहीं चलते। फिलहाल अगर आप बात करें, देखिए काफी हद तक सीरो सर्वे की प्रेडिक्शन उस हिसाब से ठीक भी होती है। ज्यादातर जो आपकी वेव्स होती है वो डेल्टा ड्रीवन ये आपकी वेरिएंट ड्रीवन होती है। जिस तरह से सेकंड वेव का अलग वेरिएंट था, फर्स्ट का अलग था, इसलिए वहां पे जो सीरो सर्वे भी हुआ, जो दिल्ली की बात करें या पुणे की बात करें, वहां पे सीरो पॉजिटिविटी 50% से ज्यादा होने के बाद भी इतने केसेस आए। आप इसमें अभी केरला की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा केरला को लेकर कि भाई केरला के अंदर केसेस क्यों आ रहे हैं, अगर हम ओवरऑल
ओवरऑल अभी जो सीरो पॉजिटिविटी हमारी रेट आई है 67%, जो नेशनल वाइज सीरो सर्वे हुआ है, पर वो अलग अलग स्टेट वाइज डिफरेंट। अगर केरला की आप सीरो पॉजिटिविटी की बात करोगे तो केरला की सीरो पॉजिटिविटी में लगभग 42.7% है सीरो पॉजिटिविटी, 50% से भी कम है। तो वहां पर जनता भी काफी ज्यादा ससेप्टेबल है। देखिए ये साइंटिफिक तरीके से होता है। अगर आप ये सैंपल साइज भी हम उठाएं, हर एक एज ग्रुप का सैंपल है। बच्चों के लिए, बच्चों में भी 2 एज ग्रुप के हमने सैंपल्स उठाए ना, तो इससे हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलता है। हम ये नहीं कहते, पर आप ये देखिए कि हर बार थोड़ा सा सीरो एक्सप्लेन कीजिए डॉक्टर पॉजिटिविटी। समीर। देखिए राजस्थान के 3 जिले सीरो सर्वे में रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो 3 जिले वो थे जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना ने कहर बरपाया था, नहीं। आपने जयपुर को छोड़ दिया, आपने कोटा को छोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन 3 जिलों के हिसाब से आप 33 जिलों के भविष्य को तय करने वाले हैं कि राजस्थान के 76% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गया। एंटीबॉडी डेवलप हो गया, पर ये ना किसी राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने बोला है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करना। गाइडलाइंस तो सभी अभी भी उसी तरह की फॉलो करनी है। इवन वैक्सीनेट होने के बाद भी वो चीजें नहीं बोली गई है। तो सीरो पॉजिटिविटी एक आपको आइडिया दे रही है आगे की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, पता करने के लिए, बट ये कभी भी नहीं कहा गया सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट आने के बाद भी कि आपको अपने गार्ड्स डाउन करने हैं या आपको किसी तरह के सीरो पॉजिटिविटी आ गई तो आपको समारोह करने हैं, आपको अपना अनलॉकिंग प्रोसेस को उतना स्पीड अप करना है और सब चीजें करनी है। जी ठीक है। देखिए मैं आगे आपके पास फिर आऊंगा डॉक्टर समीर। डॉक्टर नगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि जिला स्तर पर सीरो सर्वे करवाइए। किस तरह से करवाना है आपको आईसीएमआर गाइड कर देगा। उस रिपोर्ट को हम ज्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं, हालांकि उसमें भी सैंपल साइज पर्संस की कम रहेगी, लेकिन वो फिर भी एक ओवरऑल पिक्चर दे पाएगा, तो फिर रणनीति बनाना थोड़ा आसान होगी। डॉक्टर नगेंद्र। देखिए जो सीरो सैंपलिंग सर्विंग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, आज राजस्थान के 71% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ओवरऑल इंडिया में आईसीएमआर ने 67% की है। लेकिन नंबर ऑफ द पेशेंट जो राजस्थान में लिए गए वो बहुत कम है। यदि आप पिछले दूसरे लहर का देखेंगे तो जोधपुर, जयपुर और कोटा और अन्य जिले भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। लाखों लोग इस पर प्रभावित हुए थे। अब उसमें से यदि हम 1,500-2,000 सैंपल लेकर के उनकी जीरो सैंपलिंग करके कहते हैं 72% एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एक अच्छा इंडेक्स है, एक उत्साहवर्धक काम है कि हमारे को एक अच्छे गाइडलाइंस मिल रही है कि हमारे पेशेंट ज्यादा इन्फेक्टेड हुए और उनकी एंटीबॉडी बढ़ी। दिस इज ए गुड थिंग। ठीक है। लेकिन ये सॉल्व थिंग हो गई, यानी एक इसको हमने फाइनल रेजिग्नेट मान लिया कि भाई ये तो हो गया, बस अब हमारा कोरोना गया। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि यही सैंपलिंग मिनिमम 20,000, 25,000, 30,000 पेशेंट्स का होता है पर स्टेट, और खास तौर से उन जिलों में से जैसे जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जयपुर सबसे ज्यादा यदि सबका सैंपलिंग रेट यदि 72% आता है, एंटीबॉडी 72% या 71 पॉइंट जो भी है इस पे मिलती है, तो ये एक हमारे लिए बड़ा सुखद समाचार होगा। लेकिन 1,500 मरीजों के अंदर हमने एंटीबॉडीज पाकर के हमने पूरा सर्वे मान लिया, ये चीज अभी उत्साहवर्धक जरूर लगती है, लेकिन पूरी तरह से नकार नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर एक बात और जोड़ दूं और मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर अपनी राय रखें। डॉक्टर नगेंद्र, देखिए सीरो सर्वे आया का मतलब ये नहीं है कि अब नीरो बन जाना है और बैठकर चैन की बंसी बजाना है। नहीं, गार्ड्स अपने डाउन नहीं करना है। हमें अब भी हर तमाम सावधानियों को और ज्यादा फॉलो करना जरूरी है, उसको अपनाना जरूरी है। और उसका रीजन ये है कि अगर तीसरी लहर जिसकी आहट मिल रही है, केरल में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, जिस तरह से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ठीक है हम थोड़ी तैयारियां कर चुके हैं, पिछली बार जैसी भयावह स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन लोग बीमार पड़ेंगे, मेडिकल सेक्टर पर एक बार फिर बोझ पड़ेगा। और डॉक्टर्स जो लगातार पिछले 1.5-2 साल से अपने घरों की ओर नहीं जा पाए हैं, लगातार आपके लिए लड़ रहे हैं, उन पर बोझ बढ़ेगा। ये कोई सही कंडीशन नहीं है, इसलिए अपने आप को संभालें और नीरो ना बने, है ना डॉक्टर नगेंद्र? देखिए सर्वे सैंपल आना सीरस ये हमारे लिए एक अच्छे संकेत जरूर दे रही है, लेकिन इस बात से कभी भी नहीं नकार सकते कि हम तीसरी लहर से बच गए हैं। कोविड बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर है उसको बदल दें, मास्क लगाना बंद कर दें, सभी तरह की सोशल एक्टिविटी शुरू कर दें, या पूरा तरह से इंडिया को अनलॉक कर दें और लोगों को पूरी आज़ादी दे दें।
तो मान के चलिए चाहे कितना ही आपका 72% आए, 70% आए, तीसरी लहर आएगी। हाँ, यदि इम्यूनिटी डेवलप हो गई है लोगों में तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। लेकिन यदि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया, सावधानी छोड़ दी, चाहे कितना ही सैंपल 72% का हो, निश्चित रूप से हमारी लापरवाही हमारे को तीसरी लहर का न्योता है, वो हमें दुख देगी, परेशान करेगी। दिन भर हम तमाम तरह की खबरें चलाते हैं डॉक्टर ये सुखद समाचार है। डॉक्टर समीर, मैं बताना चाहता हूं कि न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिन भर तमाम तरह की खबरें चलाते हैं, चाहे वो अपराध जगत से हो या राजनीतिक जगत से हो या समाज के सरोकार से जुड़ी हुई हो या फिर रूटीन खबरें हो, और हर एक तस्वीर में ये बात मैं कॉमन देख रहा हूं कि हम उसको ये कह सकते हैं कि भैया यहां तो लापरवाही है, कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही। हर खबर अपने साथ वही तस्वीरें ला रही हैं। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किसी भी चीज को वायरल कर अपनाना हम भारतीयों को खूब आता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा छत्तीसगढ़ का बचपन का प्यार गाना गाता है और वो पूरे इंडिया में फैल जाता है, सब उसे पसंद करने लगते हैं, कई उससे मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन हम ये कोविड गाइडलाइंस के इतना वायरल करने के बाद, इतना प्रचार करने के बाद भी ये नहीं कर पाए कि लोग उसे अपना लें। आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यजनक तो है, पर कई बार क्या होता है, हमारी इस तरह की जो बातें होती है, फर्स्ट वेव के बाद भी आपने देखा होगा लोग उस बात को एकदम से भूल गए। सेकंड वेव को तो अभी सेकंड वेव पूरी तरह से गई भी नहीं है, फिर भी लोग उस बात को थोड़े दिन ध्यान रखते हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं। चलिए, जो वायरल कई चीजें हुई, इस बात का तो हमें समझ आया कि ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, पर इतना जो भयावह सिचुएशन हुई थी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो चीजें हमने देखी थी, उसको इतनी जल्दी भूल जाना, ये थोड़ा सा बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। और एक बात सबसे ज्यादा यहाँ पर जान लेने वाली जरूरी है कि देखिए, अगर लोग सीरो सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं, सीरो सर्वे को देख रहे हैं, चाहे ओवरऑल आप नेशन वाइज सीरो सर्वे देखें तो भी 30% से ज्यादा जनता तो अभी भी ससेप्टेबल है। इसके अंदर लगभग अगर हम देखें तो वो भी 45 करोड़ के करीब लोग हो गए जो ससेप्टेबल है, और काफी सारे लोग ऐसे हैं, शायद वो खुश हो रहे हैं कि नहीं ठीक है कि हमारी भी एंटीबॉडीज बन गई होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी एंटीबॉडीज नहीं बनती एज फैक्टर की वजह से, हो सकता है उनमें कई अंडरलाइंग डिजीज हो। इसके अलावा आप ये देखिए, हार्ड इम्यूनिटी का जो टारगेट किया 85%, वो अभी किसने बोला है कि हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? सेकंड वेरिएंट हम देख ही चुके हैं, अभी कोई नया वेरिएंट आया है उसकी भी हम लोगों के पास अभी कोई खबर आई नहीं है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है और उसके बाद हमें बाद में पता लगता है कि कोई नया वेरिएंट और ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था। इसके अलावा 18 साल से नीचे वाले तो बिल्कुल भी लोग बच्चे वैक्सीनेटेड है ही नहीं, उनमें तो कोई वैक्सीनेशन अभी प्रोसेस शुरू हुआ ही नहीं है नए। जी, और बच्चों की जब बात निकली है डॉक्टर समीर, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अब मैं देख रहा हूं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ बाहर निकल रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि रोजमर्रा की जरूरत की चीज के लिए तो वो रोजमर्रा निकल पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हफ्ते की एक लिस्ट बना लें और वो ले लें। और वो जितनी बार बाहर निकल रहे हैं, चल उसको मैं कॉर्नर तक घुमा लाता हूं अपने बच्चे को, इसी बहाने वो बाहर की भी हवा ले लेगा, ये बोलकर उसको ले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बच्चों को मास्क पहनवा ले रहे हैं, सैनिटाइजर लगवा ले रहे हैं, कुछ लोग उसकी भी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, बच्चों को लेकर ही और तीसरी लहर को लेकर कितनी कॉन्ट्ररी बातें आई। आईसीएमआर ने कहा कि सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा है, फिर आईसीएमआर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब सीरो की रिपोर्ट जो कि करवाता आईसीएमआर ही है, वो ये कह रही है कि नहीं, कुपोषित बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूं, फिर कुपोषित बच्चे दूसरी लहर से कैसे लड़ पाए? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सेकंड लहर तक, फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और सब चीजें हमने बिल्कुल भी ओपन ना की थी, और अभी भी आगे अभी प्लानिंग चल रही है और बिल्कुल उनका मूवमेंट नहीं था। पर सेकंड वेव के बाद अभी हम जैसे बात करें तो लोगों ने एकदम से कि अभी थर्ड वेव भी आ सकती है, तो किस तरह से एकदम से वेकेशंस का प्लान बन गया। और आपने बिल्कुल ठीक चीज नोटिस की कि अब तो बच्चे भी बड़ों के साथ बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था, बट अब बच्चे भी जिस तरह से आप देखेंगे ट्रैवलिंग का, घूमने का, उन्होंने भी साथ, तो इस वजह से ये चीज को एक बार अलर्ट किया गया है कि बच्चों में भी, अगर हम सीरो सर्वे की बात करें तो 60% के करीब आया है बच्चे की, उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। और पहले की बात देखें तो बच्चों को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, पर फिर भी बच्चों के केसेस में भी अगर बच्चे मेल न्यूट्रिशन से इस तरह से जैसे आपने बताया, तो उनको बीमारी उसी तरह से जैसे अडल्ट्स को अफेक्ट करती है, करने की संभावना पूरी रहती है। इसी के लिए आईसीएमआर ने इस चीज के लिए अलर्ट किया। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि आखिर फिर दूसरी लहर से कुपोषित बच्चे क्यों उतना प्रभावित नजर नहीं आए? डॉक्टर नगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पहली दूसरी लहर ने बच्चों को इफेक्टेड नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिस किसी परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो रहा था, बच्चे उसके संपर्क में आए थे और माइल्ड सिम्टम्स या फिर कोरोना पॉजिटिव वो भी हुए और उन्हें भी ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि नहीं बच्चे प्रभावित होंगे, नहीं प्रभावित होंगे, तीसरी लहर में कुपोषित बच्चे प्रभावित होंगे, कुपोषित बच्चा है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन है, अति पोषित बच्चा भी तो कोई बहुत हेल्दी नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इतनी लहर से जो बच्चे बचे किसी तरह से, वो तीसरी लहर अगर हम बोल रहे हैं कुपोषित बच्चे, तो फिर तो वो किसी भी बच्चे पर ज्यादा असर डाल सकता है ना। देखिए, ये कुपोषित बच्चों में जो बार बार कह रहे हैं इनमें आएगा और हेल्दी बच्चे में नहीं आएगा, कोरोना वायरस ने यदि अपने 2 लहरों का एनालिसिस करें और उनके आंकड़ों को देखें तो इसने किसी मरीज की हेल्थ की क्राइटेरिया गाइडलाइंस नहीं रही। एंटीबॉडी कितनी डेवलप्ड है ये भी क्राइटेरिया नहीं रहे। आप वैक्सीनेटेड है ये भी क्राइटेरिया गाइडेड नहीं रहे। इसके फैलने का तरीका सबसे ज्यादा भीड़ भड़क्के में जाना, लोगों के कांटेक्ट में आना और लापरवाही बरतना। अब कुपोषित बच्चा है, यदि वो अन्य बीमारियों से ग्रसित है तो वैसे वो बाहर नहीं जाएगा, उसके पेरेंट्स बाहर जाएंगे, तो वो लेके आकर, अब चूंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है तो ही मोर ससेप्टेबल है वो बच्चा। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हेल्दी बच्चा है जो बार बार भीड़ को एक्सपोज हो रहा है, बार बार पेशेंट से एक्सपोज हो रहा है, लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो वो हेल्दी बच्चा इसलिए नहीं होगा। नहीं, कोरोना इन चीजों को दूर रखती है। उसका सबसे प्रिय साथी है वो भीड़ है। यदि आप भीड़ में बार बार जा रहे हैं, आप जैसे आपके टीवी चैनल ने 1000 बार दिखाया है कि पर्यटन स्थलों पर कितनी लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है, अभी भी लोग वहां पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। थोड़ा सा जितना खुलापन होता जा रहा है, लोग उतना भीड़ करते जा रहे हैं। जैसे ही एक मरीज कहीं से भी आकर के स्प्रेड एक एरिया में कर देगा तो वो कोई न तो कास्ट देखता है, न कोई मेल फीमेल का रेशियो देखता है, न एज का देखता है, वो स्प्रेड होकर के कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए ये कह देना कि और इसीलिए एक बार फिर, अब देखिए सीरो सर्वे कितना अर्बन और रूरल सेक्टर को कवर कर रहा था मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपने सिर्फ एक मास लेवल पर 3 जिले राजस्थान के आपने चुन लिए जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित भी नहीं थे, और उन जिलों में आपने शहर से ही सैंपल उठा लिए हैं या आप गांव तक गए हैं, किसे पता। मैं बिल्कुल नहीं जानता, इतना स्पेसिफिकेशन सीरो सर्वे नहीं कह रहा है। लेकिन अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। डॉक्टर नगेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए किसी फिल्म का सीन था, किसी फिल्म में ये सीन मैंने देखा है कि हीरो एक चैलेंज उछाल देता है विलेन की तरफ कि मैं लड़ूंगा। फिर जब वो लड़ने पहुंचता है, वो गन लेकर आता है, पता चलता है कि नहीं वहां पर लड़ाई तो दंगल वाली होगी, उसको रेसलिंग करनी है। पर वो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था, उसने तो कभी ये चीजें की ही नहीं। अब आज जो हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि चैलेंज तो हर कोई स्वीकार कर रहा है कि हम तीसरी लहर रोक लेंगे, लेकिन वो उस तरह से फाइट कर ही नहीं रहे। लास्ट टाइम मैंने कहां पर कंटेनमेंट जोन देखा मुझे याद नहीं पड़ रहा। जैसे पहली लहर की बात करें, किसी एक घर में एक केस निकलता था तो पूरी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, सड़कें खाली करवाई जाती थी। अब किसी अपार्टमेंट में अगर एक घर में निकल जाए तो सिर्फ वही घर लॉक्ड है, बाकी सबका आना जाना जारी है। ये तरीका नहीं है। आपको रैंडम सैंपलिंग बहुत ज्यादा करनी होगी, आपको कंटेनमेंट जोन्स बनाने होंगे और उसी से हम लड़ सकते हैं, नहीं तो तीसरी लहर अवश्यंभावी है। डॉक्टर नगेंद्र, जो सीरो सैंपलिंग की आज राजस्थान की बात की है और उस पर 70% इम्यूनिटी का कहा है, मैं थोड़ा आग्रह आपसे ये करना चाहता हूं कि जोधपुर, जयपुर, कोटा, ये 3 जोन सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। इनके यदि सीरो सैंपलिंग 25 to 30% जनता का कराया जाए और उनमें यदि 70% से आगे मिल रहे हैं, इम्यूनिटी 70%, तो ये हमारे लिए एक सुखद समाचार होगा। केवल 1200-1300 मरीजों के सीरो सैंपलिंग हमको इस बात से जरा भी खुश नहीं कर सकता कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और हमारे हर्ड इम्यूनिटी पहुंच रहे हैं और तीसरी लहर इफेक्ट नहीं करेंगी। इस बात के यदि हम इस गलफत में रहते हैं तो हम वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो दूसरी लहर में पहुंचे थे। हमें ये ठीक है, ये सुखद समाचार है, बहुत अच्छी बात है कि एंटीबॉडी बन रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, राजस्थान ने सबसे बड़ा अच्छा काम किया है।
प्रदेश ने लोगों में वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ाई है, हार्ड इम्यूनिटी किया है, कोरोना काल को बहुत बढ़िया मैनेज किया है राजस्थान सेकंड नंबर पे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन ये इतनी खुशी की बात भी नहीं है कि हम चंद्र ओढ़ के सो जाएं और निश्चित हो जाएं कि हमारे रास्ता लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मेडिकल एक्सपर्ट या साइंटिफिक कम्युनिटी जो सुझाव सरकारों को दे रही है उसको सरकारें फॉलो कर रही हो, वो तो कहीं भी नजर नहीं आता। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो पर बात कर रहा हूं। डॉक्टर समीर, इंडोनेशिया में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए, 800 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। गिनती के दिनों में वहां पर 100 से ज्यादा बच्चे धड़ाधड़ अपनी जान गंवाते देखे गए। इसके अलावा जहां जहां तीसरी लहर की बात है वहां पर बच्चे प्रभावित दिख रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे भी तो शायद कुपोषित बच्चे होंगे। तीसरी लहर आ सकती है, इसके 99.9% चांस हैं। उसका सबसे अहम कारण यह है क्योंकि हम जो फाइट कर रहे हैं अब उसको एक सिंगल रास्ते पर रख रहे हैं। पहले जैसे हम मल्टीपल रोड्स अपनाने को तैयार थे, अब नहीं है। रैंडम सैंपलिंग्स तो देश भर में अब भगवान भरोसे ही चल रही है, हो भी रही है कि नहीं, अब तो इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं हो रही। ठीक वैसे ही कंटेनमेंट जोन्स भी लगभग 0 की स्थिति में। कुछ राजस्थान आवासन मंडल लेकर आए हैं बुधवार नीला